प्रीवियस वीडियो में हमने पेनिसिलिन जी के यूजेस पढ़े थे। तो वहाँ हमने देखा था कि पेनिसिलिन जी को हम सिफिलिस के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किए थे और मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में भी यूज़ किए थे। तो आज ये दो डिजीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो होता है सिफिलिस ये एक बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है और इस डिजीज़ को हम 4 स्टेजेस में क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है प्राइमरी सिफिलिस, दूसरा है सेकेंडरी सिफिलिस, फिर आता है लेटेंट सिफिलिस। लेटेंट सिफिलिस के 2 पार्ट है, एक है अर्ली सिफिलिस और दूसरा है लेट सिफिलिस। और जो हमारा फाइनल स्टेज है वो है टर्शरी सिफिलिस का। तो अब यहाँ पे हम मेडिसिन देख लेते हैं पहले और डोजेस देखते हैं उसके। प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस और लेटेंट सिफिलिस का अर्ली स्टेज, इन तीनों में सिर्फ एक सिंगल डोज ऑफ बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी काफ़ी है। उसके कितने देंगे हम डोज? 2.4 मिलियन यूनिट देंगे थ्रू इंट्रामस्कुलर रूट। बट वहीं पे जब बात आएगी लेटेंट सिफिलिस और टर्शरी सिफिलिस की, तो इन दोनों स्टेजेस में हमें 3 इंजेक्शंस पर वीक देना है। कितने? 2.4 मिलियन यूनिट थ्रू इंट्रामस्कुलर रूट। हाँ, एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो टर्शरी सिफिलिस होता है इसी का एक पार्ट होता है न्यूरोसिफिलिस। अब नाम से हमें समझ में आ रहा है न्यूरो मतलब कि वो ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ होगा। तो न्यूरोसिफिलिस के केस में हम इंट्रामस्कुलर रूट प्रेफर नहीं कर सकते। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक्वस पेनिसिलिन जी को IV रूट के थ्रू देंगे और डोज वही सेम रहेंगे, 3 इंजेक्शन वीकली, 2.4 मिलियन यूनिट। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये आती है कि कभी कभी ये जो सिफिलिस का ट्रीटमेंट हम करते हैं उसके दौरान ट्रीटमेंट के टाइम पे ये जो ट्रेपोनेमा होता है इसके मरते मरते एक केमिकल रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से एक एक्साइटेटेड रिएक्शन होता है पेशेंट के बॉडी में, जिसे हम कहते हैं जेरिस हर्शहाइमर रिएक्शन। तो ऐसे हम देखेंगे पेशेंट की बॉडी पे रेड स्पॉट्स दिखेंगे, तो वो और कुछ नहीं है, जेरिस हर्शहाइमर रिएक्शन होता है। अब आगे हम देखते हैं मेनिंजोकोकस मेनिंजाइटिस को। तो इसमें हमें पहले 2 चीज़ देखना है। पहले देखेंगे हम इसके ट्रीटमेंट और बाद में देखेंगे इसका प्रोफाइलैक्सिस। अब सबसे पहले हम ट्रीटमेंट को देखते हैं। सपोज़ हमारे पास एक पेशेंट आता है जिसको मेनिंजाइटिस है। तो अब वो मेनिंजाइटिस के लक्षण के साथ आएगा, उसको नेक रिजिडिटी होगी, सीजर्स वगैरह होंगे, सारी चीज़ें। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो मेनिंजाइटिस है ये कौन सी बैक्टीरिया कॉज की है? तो इसके लिए तो हमें पहले टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा उसके CSF को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसके CSF को टेस्टिंग के लिए भेजेंगे और साथ ही साथ ये भी टेस्ट करा लेंगे कि सेंसिटिविटी टेस्ट कराएंगे कि कौन सी बैक्टीरिया है और कौन से एंटीबायोटिक्स के लिए सेंसिटिव है। बट प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि ये रिपोर्ट्स आने में एटलीस्ट 48 आवर्स लग जाते हैं। अब 48 आवर्स तक तो हम सिर्फ बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हमने 48 आवर्स तक वेट किया, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगा पूरी बॉडी में, वो खतरनाक होगा। तो हम क्या करेंगे कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम उसे एक एम्पेरिकल ट्रीटमेंट देंगे। एम्पेरिकल का मतलब समझ सकते हैं कि एक तुक्का थेरेपी देंगे हम, कि ये सपोज़ एक पर्टिकुलर एज का पेशेंट है, उस एज के पेशेंट में कौन सी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, तो हम वो सारी चीज़ों को कवर करके एक एम्पेरिकल थेरेपी देंगे। इसमें क्या करेंगे कि जब तक कि CSF की रिपोर्ट ना आए, किसने मेनिंजाइटिस किया है पता ना चले, तब तक का ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। तो जनरली इस केस में हम जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं वो होता है सेफ्ट्राक्सोन। इसके बाद 48 आवर्स हो गए, रिपोर्ट आ गई हमारे पास, उसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन से बैक्टीरिया ने मेनिंजाइटिस कॉज किया है। फिर हम एक डेफिनेटिव थेरेपी स्टार्ट करेंगे, जिसे हम कहते हैं एग्जैक्ट थेरेपी, जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट होगा उसका। जब 48 आवर्स के बाद रिपोर्ट आ जाए और पता चल जाए कि मेनिंगोकोकस मेनिंजाइटिस है, तब हम क्या करेंगे, तब पेनिसिलिन जी यूज़ करेंगे उस ट्रीटमेंट में। अब हम देखते हैं प्रोफाइलैक्सिस। इस जनरली जो मेनिंजोकोकस मेनिंजाइटिस होता है ये स्प्रेड हो जाता है कम्युनिटी में, किसी एक पर्सन को हुआ उससे दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ये काफ़ी फास्ट स्प्रेड होता है। तो ये बाकियों को ना स्प्रेड हो इसके लिए हम पहले से ही मेडिसिन देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो होता था हम देते थे इसमें रिफेम्पिसिन, लेकिन ये जो मेनिंजोकोकस मेनिंजाइटिस के जो पैथोजन है ये इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो चुके हैं। तो इसमें जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है वो होता है सेफ्ट्राक्सोन, लेकिन इसका एक लिमिटेशन है। सेफ्ट्राक्सोन ड्रग ऑफ चॉइस तो है, बट ये हमें हमेशा इंजेक्शन के थ्रू ही देना पड़ता है, इसमें हम ओरली नहीं दे सकते। तो अब अगर एक लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रुप को हमें ये देना है मेडिसिन, तो हम सबको तो ये इंजेक्शन तो नहीं दे सकते। तो इसका हमने एक अल्टरनेटिव निकाला, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो क्या करता है कि ये ओरली काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन को हम ओरली एक मास पॉपुलेशन में हम दे सकते हैं इसे, लेकिन इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है कि इसको हम बच्चों में और प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं दे सकते।
तो हम मास पॉपुलेशन में हम ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन ओरली देंगे, बट वहाँ पे भी जो चाइल्ड होंगे और जो प्रेग्नेंट वुमेन होगी उनको हमें सेफ्ट्राक्सोन ही देना पड़ेगा, और वो भी इंजेक्शन के थ्रू। तो ये था हमारा मेनिंगोकोकस मेनिंजाइटिस के बारे में। हैं गोनोकोकस के बारे में। तो ये जो गोनोकोकस होता है ये कॉज करता है डिजीज़ जिसे कहते हैं यूरेथ्राइटिस। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेथ्रा, ये जनरली कॉज होता है बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन के थ्रू। यहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, स्वेलिंग और इरिटेशन होता है यूरेथ्रा में। ये जनरली एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। अगर वो गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस है तो वहाँ पे हम सेफ्ट्राक्सोन प्रेफर करेंगे, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है, सिर्फ एक सिंगल डोज। अगर ये नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस है तो यहाँ पे हम एजिथ्रोमाइसिन प्रेफर करेंगे, जो कि लेस इफेक्टिव होता है। ऐसा नहीं कि ये गोनोकोकस यूरेथ्राइटिस को नहीं मार सकता, लेकिन ये लेस इफेक्टिव होता है एजिथ्रोमाइसिन एज़ कम्पेयर टू सेफ्ट्राक्सोन। इसलिए गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस में हम सेफ्ट्राक्सोन प्रेफर करेंगे, और अगर नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस है तो वहाँ पे हम एजिथ्रोमाइसिन प्रेफर करेंगे। ओनली सिंगल डोज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। सो ये सब हमारा था फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स जो हमने पढ़ा पेनिसिलिन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग्स।